बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था कंप्रेशन का, वो इंशाल्लाह इस आखिरी पार्ट है ये, और इसके अंदर हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी अपना आज लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3 को। लेक्चर नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, हम लोग ने डिस्कस किया था कि कंप्रेशन क्या होती है, कंप्रेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम लोग ने कुछ कैलकुलेशंस देखी थी कि लाइक अगर आपके पास एक कनेक्शन है, आपके पास 100 Mbps का, तो आप उससे कितने कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ने और भी देखा था कि स्टोरेज आप लोग कितने डेज़ की कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कितने टाइप्स की कंप्रेशन थी, इंटरफ्रेम, इंट्राफ्रेम, और फिर हम लोगों ने उसकी टेक्निक्स का जिक्र किया था थोड़ी डेप्थ में जाके। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। रिव्यू में क्या है जी, कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये इवन आम में से जो लोग जो फील्ड पे जाके काम करते हैं, जिनकी फ़िज़िकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जॉब है, वो जो है ना उनको ये काफ़ी मतलब उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वो आज हम लोग वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अब फील्ड की हैं। ठीक है, वो तो हो गई थ्योरी, इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है, मगर ये कि हम लोग डिस्कस इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक जो है ना, आप ये कह लें, मैं थोड़ा ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ। रिव्यू रिव्यू क्या है जी? रिव्यू की वीडियो कंप्रेशन, थोड़ी सी एक हम लोग एक फ़्लैश लुक ले लेते हैं पिछले अपने दोनों लेक्चर्स का। उसमें कुछ मुझे बातें मज़ीद भी मैं बता दूंगा आपको। लाइक वीडियो कंप्रेशन, हम लोग ने जिक्र किया था कि वीडियो कंप्रेशन क्या होती है। देखिए, वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर हम लोग अपने डाटा को रिड्यूस कर देते थे, या अपनी हम रिडंडेंट वीडियो को रिमूव कर देते थे। अब ये रिड्यूस और रिमूव से क्या मुराद है? रिड्यूस से मुराद ये है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था अभी हम लोगों ने कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डाटा है, लाइक 1 1 1 1 1 5 1 है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इस डाटा को रिड्यूस करना, मैं क्या लिखूंगा, मैं 1 और आगे मैं 5 लिख दूं, तो ये देखें इसका मतलब है 1 जो है ना वो 5 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस डाटा को क्या किया, ये रिड्यूस कर दिया मैंने, अभी रिमूव नहीं किया। अब रिमूव से क्या मुराद है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने रिडंडेंट वीडियो में से कुछ हम एलिमेंट्स को रिमूव कर देते थे। वो ये सीन था कि हमारी जो वीडियो होती है ना, अगर उसके अंदर कलर के फैक्टर कुछ ज़्यादा हों, लाइक वो कंप्रेशन टेक्निक वो ये चीज़ देखे कि जो है ना इसके अंदर कलर, अगर मैं थोड़े से पिक्सल्स, कलर पिक्सल जो है ना, अगर मैं वो कम भी कर दूं, तो फिर भी जो हमारी ह्यूमन आई है वो इसको डिटेक्ट ना कर सके, तो वो उसको उठाती है और डिस्कार्ड कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा रिडंडेंट डाटा रिमूव हो जाता है जो एक्सेस में होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मेहमान की दावत करते हैं, तो उसको जितना खाना होता है वो खा लेता है, उसके बाद जो एक्सेस होता है आप उठाते हैं और उसको आप स्टोर कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो क्या करता है कि जितना हिस्सा दिखाने का होता है, जितना हिस्सा ट्रांसमिट का होता है, वो उसको ट्रांसमिट करता है, और जितना एक्सेस होता है वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग ये काम करते क्यों थे? कंप्रेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग ने यूज़ कर लिया, रिड्यूस भी कर दिया डाटा, या रिमूव कर दिया हम लोगों ने, तो क्यों किया? ताकि हम लोग अपनी डिजिटल वीडियो फाइल जो है ना आसानी के साथ ट्रांसमिट कर सकें, या हम लोग उसको स्टोर करवा सकें। ठीक है, तो आप सबको पता है, या तो हम लोग ट्रांसमिट कर सकें, या हम लोग स्टोर कर सकें। ठीक है, ये दो फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने डाटा को कंप्रेस किया था। ठीक है, अब दो तरह की चीज़ें होती हैं कि लाइक अगर आपका कोई भी आप जो कंप्रेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या तो वो एफिशिएंट होगी या तो नहीं होगी। अगर एफिशिएंट होगी तो वो क्या करेगी, वो एक हद तक आपके डाटा को कंप्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद पता है कि जितना ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ती चली जाएगी, तो डाटा स्टोरेज तो बढ़ेगी, मतलब लाइक स्टोरेज बढ़ने से मुराद ये है कि जो है ना, अगर आप पहले 200 GB आपके पास ही है स्टोरेज, आप ये कह लें कि कम हो जाएगी आपकी। उसका रीज़न ये है, कम से मुराद ये आप यूँ समझ लें कि पहले अगर 200 GB के अंदर 10 दिन का डाटा आ रहा था, तो फिर अब 200 GB के अंदर 15 दिन का डाटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डाटा बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया। ठीक है, पहले अगर एक फ्रेम आपका 1 GB ले रहा था, सपोज़ करें 1 KB ले रहा था, तो अब जो है ना आपका एक फ्रेम ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद 0.5 KB लेगा, तो स्टोरेज बढ़ गई। ठीक है,
अच्छा, तो एफिशिएंट अगर कंप्रेशन टेक्निक होगी तो फिर वो एक एक ख़ास रेशो तक जाएगी, कंप्रेशन करेगी और उसके बाद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो वीडियो क्वालिटी के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होने देगी। तो ये तो होगी एफिशिएंट कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। मगर अगर आप कहें नहीं भाई मुझे मज़ीद कंप्रेशन करनी है, तो जैसे जैसे आप कंप्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी जो क्वालिटी है वो भी गिरती चली जाएगी, ठीक है। और फाइल साइज़ भी कम होता चला जाएगा, नो डाउट फाइल साइज़ कम होगा, मगर क्वालिटी भी गिरती चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ना डिफरेंट किस्म की कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। अब मैं जो जिक्र करने लगा हूँ मैं इसकी करने लगा हूँ प्रोप्राइटरी का और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरह की कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कुछ प्रोप्राइटरी कहलाती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स कहलाती हैं। प्रोप्राइटरी क्या मुराद है? लाइक मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास प्रोप्राइटरी से मुराद होता है कि एक्सेस, मिसाल के तौर पे एक्सेस का कैमरा है तो फिर वो एक्सेस की डिवाइसेस के साथ चलेगा। अगर वो एक्सेस का कोड है तो एक्सेस के डिकोडर के साथ चलेगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जो जिस ब्रांड की जो चीज़ होती है उसी के साथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्सेस का जो है ना कैमरा लगा दिया है एक विजन के NVR के साथ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि जिस ब्रांड की चीज़ है वो उसी के साथ चलेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि भाई मिसाल के तौर पे आपने आपने कहा कि ऑन विफ, बल्कि ऑन विफ को भी छोड़ें अभी, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड से मुराद ये होता है कि लाइक मैंने एक ऐसी डिवाइस लगा दी जिसके साथ हिक विजन के भी कैमरे चलेंगे, जियो विजन के भी चलेंगे, जी फिलिक्स के भी चलेंगे और HD विजन के भी चलेंगे, मतलब हर तरह के डिफरेंट ब्रांड्स भी चल सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ कहलाती है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स करने से इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ज़्यादातर जो वेंडर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इंस्टॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उससे एक तो कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है उनको और उनको इंटरऑपरेबिलिटी भी मिलती है। कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी नया कैमरा मार्केट के अंदर आता है, उसके अंदर थोड़ी सी अपग्रेडेशन हुई हुई है, ठीक है, उसका वर्जन नया कर दिया उन्होंने और उसके अंदर कुछ ज़्यादा फंक्शंस डाल दिए, वीडियो एनालिटिक्स का हिस्सा डाल दिया, तो क्या होगा, मैंने पुराना कैमरा निकाला और नया कैमरा लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है आपकी कंपैटिबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी से क्या मुराद है कि एक विजन मुझे पसंद नहीं आया, मैंने निकाला एक विजन के कैमरे को निकाला और मैंने जियो विजन डाल दिया, मैंने जियो विजन का निकाला, मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने एक्सेस लगा दिया, तो ये चीज़ इंटरऑपरेबिलिटी कहलाती है, सही है ना। ये वही है इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम से ना, तो इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। अब इसका एक और भी एडवांटेज है। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आता है आपके पास, आपसे कहता है कि भाई मेरी एक साइट है और आप उस पर जो है ना कैमराज लगा दो, ठीक है। आप जाते हो उसका कैमरा लगा देते हो और आप प्रोप्राइटरी बेस लगा देते हो। कल को पता ये चलता है कि वो कंपनी किसी वजह से जो है ना ब्लैक लिस्ट हो गई या वो फर्दर जो है ना सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, रिसेशन आ गया उस कंपनी में या कुछ ऐसे मसले हो गए, तो अब उस बेचारे को तो अपना सारा सिस्टम उखाड़ना पड़ेगा और फिर उसको नया सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो दूसरी जगह दूसरी चीज़ों के साथ तो यूज़ कर ही नहीं सकता, दूसरे कैमराज यूज़ नहीं कर सकता उसके साथ, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे आप, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि कल को अगर कोई मसला हो भी जाए तो फिर वो निकालें और दूसरे के साथ कर लें। और अगर मिसाल के तौर पर प्रोप्राइटरी यूज़ भी कर रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम होगा कि अगर वो कल को चेंज करना चाहे तो उसकी जो पिछली रिकॉर्डिंग्स होगी, आया वो क्या वो उस फॉर्मेट में हैं कि वो जो हम लोग ने नया सिस्टम लगाया उसके साथ एनेक्स हो सकें, उसके साथ चल सकें, ठीक है। या अगर कल को उसको पुरानी रिकॉर्डिंग्स चाहिए हों और आपने नया सिस्टम लगा दिया है तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मिल भी रही हैं उसको कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है निकालने के बाद वो रिकॉर्डिंग ही उड़ गई आपकी। तो मतलब बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। प्रोप्राइटरी, ऐसा नहीं है कि प्रोप्राइटरी बिल्कुल बेकार है, मगर ज़्यादा एडवांटेजेस आपका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। अगर आप प्रोप्राइटरी एक ऐसा यूज़ कर रहे हैं लाइक सोनी का कोई कैमरा यूज़ कर रहे हैं आप और आपने देखा कि यार इसकी तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सारा पूरा सिस्टम चेंज करें, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये तो हो गई जी प्रोप्राइटरी की बात हो गई और आपको ये पता चल गया कि भाई जो सप्लायर होता है वो बजाय उसके कि एक ही के साथ टाइड अप रहे, वो डिफरेंट वेंडर्स को जो है ना प्रेफरेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझता है, ठीक है। अब देखें जी हमारे जो कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं ना वो मेनली CCTV के अंदर ना 3 यूज़ होते हैं बस, H.264, MJPEG और JPEG, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि H.264 और MJPEG हो सकता है आपका, और आपका होता है जी सॉरी
एम पैक, ठीक है। ये 3 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सीसीटीवी में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से होते हैं, उसके भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि जो है ना कि उनमें इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो इसकी सीरीज़ है, ठीक है। वीडियो कोडेक की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़े से पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं, मगर ये कि एक क्विक रिव्यू है क्योंकि इसमें कुछ नई नई बातें भी मुझे पता चली नहीं, लाइक मैंने निकाली हुई थी तो मैंने सोचा था इसी रिव्यू में ही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये लेक्चर कोई इतना ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा ये H.264 एम पैक और MJ पैक ये इतने ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोशिश होगी हमारी आज ही हम इसको जल्दी ख़त्म कर लें, ठीक है। देखें, अगर हम लोग कोई भी कंप्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस चलाएं, कंप्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस चलाएं जिसके अंदर हम एक ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई करें जो कि हमारी सोर्स फाइल को उठाए और उसको वो कंप्रेस कर दें ताकि हम उसकी ट्रांसमिशन कर सकें या स्टोरेज कर सकें, जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है जी कोडर, ठीक है। अगर मैं अपनी उसी कंप्रेस फाइल को उठाऊं और उसी पे दोबारा एक रिवर्स एल्गोरिथम चलाऊं, सेम रिवर्स एल्गोरिथम चलाऊं जिससे मुझे अपनी सोर्स फाइल वापस मिल जाए या मैंने जो फाइल कंप्रेस की थी मुझे वो वापस डीकम्प्रेस होके मिल जाए, उस चीज़ को हम कहते थे डिकोडर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये कोडर और डिकोडर की जो मैंने आपको जिक्र किया ना कोडर का और डिकोडर का एल्गोरिथम का, कि एक एल्गोरिथम ऐसा चलाएं जो इसको कोडिंग में कर दे और एक एल्गोरिथम ऐसा चलाएं जो इसको डिकोडिंग में कर दें, ठीक है। तो एक एक टर्म होती है जी लेटेंसी, ये देखें जी, लेटेंसी क्या होती है जिसको हम डिले भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये बात गौर से सुनेगा कि लेटेंसी क्या होती है। वो टाइम जो कंप्रेस होने में लिया जाए, वो टाइम जो फाइल को कंप्रेस करने में लिया जाए, उसके बाद वो टाइम जो उसको सेंड करने में लिया जाए, प्लस वो टाइम जो उसको डीकम्प्रेस करने में लिया जाए, और चौथी चीज़ यानी प्लस वो टाइम जो डिस्प्ले होने में लिया जाए, फाइल के डिस्प्ले होने में लिया जाए। इन तमाम टाइम्स को जब आप प्लस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द लेटेंसी, ठीक है। कंप्रेस करने का टाइम, सेंड करने का टाइम, डीकम्प्रेस करने का टाइम और डिस्प्ले ऑफ फाइल, ये तमाम चीज़ों को मिला दें तो ये चीज़ आपकी लेटेंसी कहलाती है। जितनी ज़्यादा आप एडवांस कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करते जाते हैं ना, जितना ज़्यादा आप कंप्रेशन एल्गोरिथम एडवांस यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा लेटेंसी होगी, क्योंकि वो नए जो है ना आप ये कह लें शशके कर रहा होगा, ठीक है। अब देखें, कोडर समझ में आ गया, डिकोडर समझ में आ गया। अगर ये दोनों पेयर ऑफ एल्गोरिथम एक साथ काम करें ना, उसको हम वीडियो कोडेक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वीडियो कोडेक होते हैं ना, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के होते हैं। ये ज़्यादातर ये नॉर्मली जो है ना कंपैटिबल नहीं होते आपस में। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होगा कभी, आप ये नहीं देखेंगे कि एम पैक का कोडर जो है ना वो H.264 के डिकोडर के साथ चल रहा है। इसकी बिल्कुल मिसाल वैसे ही जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी एक मिसाल दी थी कि एक क्लास के अंदर एक चाइनीज़ बच्चा है और एक इंग्लिश वाला बच्चा है, जो एक इंग्लिश बोलता है और एक चाइनीज़ बोलता है। अगर चाइनीज़ वाला कुछ बोलेगा तो उसकी डिकोडिंग करने के लिए आपको एक चाइनीज़ ही बच्चे की ज़रूरत होगी, इंग्लिश वाला नहीं समझ सकता, ठीक है। इंग्लिश वो बोलेगा तो फिर इंग्लिश ही वाला बच्चा चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि जो है ना कि एम पैक के साथ आपने H.264 का चला दिया, जो एम पैक होगा वो एम पैक वाले के साथ चलेगा, जो H.264 का होगा वो H.264 के साथ चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है ना, जो आप इनकोड करते हो एक दफ़ा, तो वो जो दूसरे डिफरेंट डिकोडर जो होते हैं ना, वो उसको सही डिकोड ही नहीं कर पाते कि उसने बोला क्या, उसके सोर्स कोड में लिखा हुआ क्या था, ठीक है। तो मगर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप एक ऐसा लड़का क्लास में बुला लें जो इंग्लिश भी जानता हो, चाइनीज़ भी जानता हो, उर्दू भी जानता हो, ठीक है। तो आप उससे कोई चाइनीज़ आके बात करेगा तो फिर वो चाइनीज़, उसको पता चल जाएगा मुझे अपनी तीनों ज़बानों में से मुझे इस वक्त कौन सी ज़बान सेलेक्ट करनी है, ये चाइनीज़ करनी है, क्योंकि ये सामने वाला बंदा चाइनीज़ है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर लेके आप उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम को इंस्टॉल कर सकते हो ताकि मल्टीपल फॉर्मेट्स जो है ना वो कम इनटू कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जी, अब डिस्कस करते हैं जी इंटरफ्रेम। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि हम लोग जब डिफरेंट कंप्रेशन की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग कंप्रेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हम लोगों ने कंप्रेशन टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है, तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम लोग अपने डाटा को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। हम लोग अब चाहें तो बिट रेट में
फ़र्क डाल दें, चाहे तो क्वालिटी को छेड़ दें, चाहे तो लेटेंसी में कोई आगे पीछे काम कर लें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग कंप्रेशन कर रहे होते हैं। कंप्रेशन की जो है ना बेसिकली दो टाइप्स हैं, इमेज कंप्रेशन और ये वीडियो कंप्रेशन, ठीक है जी। इमेज कंप्रेशन जो होती है वो आपकी इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन कहलाती थी, और जो वीडियो फ्रेम कंप्रेशन होती थी वो आपकी इंटर फ्रेम कंप्रेशन कहलाती थी, ठीक है। इमेज कंप्रेशन के अंदर सिंपली क्या होता था, कुछ नहीं होता था, वो हर फ्रेम को पकड़ता था, यानी हर इमेज को पकड़ता था, उसके अंदर से जितने भी रिडंडेंट एलिमेंट होता था उसको एलिमिनेट करता था, और फिर उसके बाद उसको सेंड कर देता था, और ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। और वो उतना ही अननेसेसरी एलिमेंट्स को डिलीट करता था या एलिमिनेट करता था जो हमारी ह्यूमन आई उसको देख ना सके, सही है ना, उसको डिटेक्ट ना कर सके। अब मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई थी कि हमारे पास कंप्रेशन की ये है H.264, MPEG-4 और MJPEG। इसकी जो है ना इंट्रा फ्रेम की जो एग्जांपल है वो ये वाली है, ठीक है जी। तो ये इंट्रा फ्रेम की जो है ना एग्जांपल MJPEG है। ये MJPEG क्या होता है, H.264, ये सारी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो वीडियो कंप्रेशन क्या होती है, जो हम इंटर फ्रेम की बात कर रहे हैं। H.264 जो ज़ाहिर बात है जो दोनों बच गई हैं, H.264 और MPEG जो बच गई है, ये जो है ना इंटर फ्रेम कंप्रेशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वो एक पिक्चर की बात नहीं करता, वो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को पकड़ता है, उसके अंदर वो कैलकुलेट करता है, हर पिक्चर में से उठाता है, मतलब ये समझ लें कि वो एक बंच उठाता है पिक्चर्स का, उसके अंदर देखता है कितने रिडंडेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन सबको उठा के वो डिलीट करता है, ठीक है। इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती थी, आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, डिफरेंस कोडिंग हो गई। डिफरेंस कोडिंग क्या करता था कि वो प्रीवियस वाले एक फ्रेम को उठाता था और एक एग्जिस्टिंग वाले फ्रेम को, लाइक पिछली पिक्चर और अगली पिक्चर को वो कंपेयर करता था कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल चेंज हुए हैं, जितने चेंज हुए हैं वो सिर्फ उनको ट्रांसमिट करता था, बाकी को ऐसे ही रहने देता था, ठीक है। ये डिफरेंस कोडिंग होती थी। तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारी टेक्निक्स थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग इसको दोबारा डिकोड करते थे ना, इस तरह की जब हम लोग डिफरेंस कोडिंग यूज़ कर रहे होते थे और जब हम लोग वापस इसको डिकोड करते थे, तो फिर हम लोग को एक अपना जो ओरिजिनल इमेज होता था वही नज़र आ रहा होता था, ठीक है। तो इसमें इसके साथ साथ अदर टेक्निक्स भी यूज़ हुई थी, ब्लॉक बेस्ड थी। ब्लॉक बेस्ड में क्या हुआ था कि बजाय इसके जो अभी हम लोग ने डिफरेंस कोडिंग हम लोग ने जिक्र किया था, उसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, हम लोग पिक्सल बाय पिक्सल को कंपेयर कर रहे थे, उसके ओवरहेड ज़्यादा थे क्योंकि हर पिक्सल पे जा जाके चेक करना पड़ रहा था, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी क्लास के अंदर 100 लड़के हैं और आप हर लड़के के पास जाके ये चेक करेंगे किसके पास 50% नंबर मौजूद हैं और किसके पास नहीं, तो ये आपके लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा बनस्बत इसके कि मैं जो है ना हर 10 लड़कों के 10 चंक्स बना दूं और मैं ये पूछ लूँ कि हाँ जो है ना किस ब्लॉक के पास 50% है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो फिर इन्होंने क्या काम किया कि जो डिफरेंस कोडिंग थी उन्होंने पिक्सल बाय पिक्सल के ओवरहेड ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्लॉक बेस्ड कर लो। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने फ्रेम को मतलब अपनी पिक्चर को उठाया और मैक्रो ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, हर ब्लॉक्स को पिछले वाले ब्लॉक्स से कंपेयर किया, जिसमें चेंज नज़र आया उसको उठा के अपडेट कर दिया, ठीक है। इसमें ये भी था कि कुछ जो पिक्सल नहीं भी चेंज होने थे वो भी चेंज हो गए, मगर उससे पिक्चर की क्वालिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक वो वेरीफाई करता और फिर उसके बाद जो है ना उसको अपडेट कर देता था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना 2 टर्म्स भी यूज़ होती थी, मैंने पिछले लेक्चर में भी इसका शायद जिक्र किया था कि एक टर्म होती थी मोशन वेक्टर और एक टर्म होती थी ज़ीरो वेक्टर। मोशन वेक्टर क्या होती थी कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक इमेज है और ये मेरे पास एक दूसरा इमेज है जो नया बन रहा है, ठीक है। अगर मैंने इस ब्लॉक को उठाया और मैंने इसके इसी वाले हिस्से से मैंने इसको मैच कराया, अगर मुझे डिफरेंस नज़र आया कि हाँ जी चेंज हुआ है इसके अंदर तो मैं ये चीज़ जो है ना मेरी कहलाएगी मोशन वेक्टर, ठीक है। अगर मैं देखूंगा यार ये मेरा जो मैचिंग ब्लॉक है वो टारगेट ब्लॉक के साथ मैच हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको रिवाइज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का इमेज और वीडियो कंप्रेशन समझ में आ गया, इंटर फ्रेम हो गया, कोडा डिकोडर कोडैक प्रोप्राइटरी और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स सब डिस्कस हो गए, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इंटर फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्रा फ्रेम में तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो एक इमेज को उठाता है, कंप्रेस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वैसे ही भेज दिया, इसीलिए उसकी बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जो है ना
एम जे पैक की जो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मैंने यहाँ पे, इसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद उसकी होती है, फिर उसके बाद सबसे कम इसकी होती है H.264 की। ठीक है, तो वो क्यों होती है वो अभी मैं बताऊँगा आपको। अब देखें, मैं इंटर फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इंट्रा फ्रेम की नहीं। ठीक है, इंटर फ्रेम के अंदर चूँकि ये ग्रुप ऑफ पिक्चर्स की बात कर रहा होता है, इसके अंदर मसले ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम लोग इंटर फ्रेम की बात करते हैं। इंटर फ्रेम को जो है ना, जब कभी भी वो कंप्रेशन करता है या अपने सीक्वेंस ऑफ इमेज को उठाता है ना, तो हम लोगों ने उसके इमेजेस को, जो ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ पिक्चर्स थी उसकी या ग्रुप ऑफ इमेजेस थी, तो वो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स 3 तरह के फ्रेम्स के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। सही है, एक कहलाता है आई फ्रेम, और एक कहलाता है जी बी फ्रेम, एक कहलाता है जी पी फ्रेम। ठीक है जी, तो आई फ्रेम क्या होता है? देखिए, आई है इनिशियल फ्रेम, आई फ्रेम इनिशियल कह लें, आप इसे इंट्रा फ्रेम कह लें, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइक ये जो आई है ना, ये वाला जो आई है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको इंट्रा फ्रेम कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रा फ्रेम भी कह सकते हैं, आप इसको इनिशियल फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें, जब कभी भी आपकी वीडियो सीक्वेंस शुरू होती है ना, या जब कभी भी आप ये कह लें कि वीडियो स्टार्ट होती है, तो हमेशा जो पहला फ्रेम होगा वो आई फ्रेम होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फ्रेम होता है, इसको किसी की मदद नहीं चाहिए होती बनने के लिए, ये पहला पहला इमेज होता है, ये खुद ही अपने आप को बनाता है, इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सही है ना। ये हमेशा आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ना, स्टार्टिंग जो फ्रेम होगा वो आपका हमेशा आई फ्रेम होगा, या ये उस वक्त यूज़ हो सकता है जब री सिंक्रोनाइजेशन करना हो। मिसाल के तौर पे आपने बंच ऑफ इमेजेस भेजे, अचानक उसमें से बीच में से एक ड्रॉप हो गया, चूँकि ये ऐसा नहीं होता, मैंने बताया था कि इंटर फ्रेम जो है ना वो कैलकुलेशन शुरू कर देता है कि भाई ये बीच का फ्रेम गिर गया, पता नहीं कितनी प्रीवियस की इन्फॉर्मेशन थी, कितनी आगे की थी, तो उसको वापस कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब जो फ्रेम इंसर्ट होगा ना रीसिंक्रोनाइज करने के लिए, वो आई फ्रेम होगा। ठीक है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, रीसिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग फिर आई फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई फ्रेम जो है ना, अच्छा आपने, मैं आपको और भी अच्छी मिसाल देता हूँ, आपको याद होगा कि आप लोग शुरू में हम लोग वीसीआर यूज़ किया करते थे, सही ना, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। उसके अंदर हम लोग क्या होता था कि हम लोग वो कैसेट डालते थे, और हम लोगों ने जब कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड करनी होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, दो तरीके थे, या तो हम लोग सिंपल फॉरवर्ड करते थे, या तो स्टॉप दबा के फॉरवर्ड करते थे। जब हम स्टॉप दबा के फॉरवर्ड करते थे ना, तो वो क्या कर रहा होता था, वो आपने देखा होगा, आप लोग कहते थे बस 5 मिनट हो गए यार, अब ज़रा स्टॉप दबा के प्ले कर लो, देख लो कि कहाँ पहुँची फिल्म। उसका रीज़न ये होता था, वो डायरेक्ट आई फ्रेम पे जंप मार रहा होता था। जब आप स्टॉप दबा के फॉरवर्ड करते थे तो आई फिर आई फिर आई, इस तरह से वो जो है ना जंप मारते हुए आई टू आई जंप मार रहा होता था। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जो है ना कि बीच के सारे फ्रेम्स कहाँ गए, उसमें कोई अभी घबराने की बात नहीं, आगे उन्हीं का डिस्कस है। ठीक है, आई ड्रॉबैक जो है ना आई फ्रेम का, वो सिर्फ एक है कि ये बहुत ज़्यादा बिट्स को कंज्यूम करता है, जबकि दूसरे उसके बरक्स देखा जाए ना तो कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता इसके अंदर, कोई डाटा मिस नहीं होता, परफेक्ट इमेज होता है। क्यों? क्योंकि ये पहला होता है, इसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। अब आई फ्रेम के बाद जो दूसरा फ्रेम बनता है ना, वो पी फ्रेम बनता है, पी फॉर पिजन। मतलब यहाँ पे पिजन नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए, बी और पी सिमिलर साउंड जो है ना कभी कभी स्पेल होती हैं। तो पी जो है ना ये है जी प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्शन, सही है ना, प्रिडिक्टिव फ्रेम। पी फ्रेम में क्या होता है, सिंपली जो है ना इंटर फ्रेम होता है, मेक रेफरेंस, आप ये समझ लें कि प्रेडिक्टिव फ्रेम होता है, ये हमेशा आई फ्रेम की मदद से मिलके बनता है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर एक वॉक वे है, ठीक है, उसके अंदर से एक बंदा गुजर रहा है, सही ना, वॉक वे के ऊपर से एक बंदा चलता हुआ जा रहा है, उसके साइड में, उसके जो बिसाइड्स, उसकी जो प्लेस है बिसाइड हिम, बिसाइड द वॉक वे देयर आर सो मैनी ट्रीज। ठीक है, तो अब होगा क्या, आई फ्रेम जो होगा ना, वो जो पहला वाला फ्रेम होगा वो तमाम डिटेल ले लेगा, वो पूरी पिक्चर लेगा, वॉकवे की भी लेगा, ट्रीज़ की भी लेगा, उस बंदे की भी लेगा। अब जो पी फ्रेम बनेगा ना, वो सिर्फ उसकी पिक्चर लेगा, बाकी रेस्ट को छोड़ देगा, लाइक वो वॉकवे को छोड़ देगा, वो ट्रीज़ को छोड़ देगा, वो उधर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो फिर उसको भी छोड़ देगा, जो बंदा चल रहा है सिर्फ वो उसके इमेजेस लेगा। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ जी मूवमेंट क्या प्रिडिक्ट हो रही है, वो सिर्फ मूवमेंट को प्रिडिक्ट करेगा कि पिछले वाले स्टैटिक इमेज के अंदर मूवमेंट वाली क्या चीज़ थी, सिर्फ बंदा था, तो वो बंदे के इमेज को आगे फॉरवर्ड करेगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पी फ्रेम जो होता है ना, उसकी बैंडविड्थ कम होती है एज़ कम्पेयर टू आई फ्रेम। ठीक है, मगर ड्रॉबैक क्या होता है, सेंसिटिव होता है।
ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर भी आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी होती है, उसका रीज़न ये है कि ये डिपेंड कर रहा होता है टोटली आई फ्रेम के ऊपर, ठीक है, और पी के ऊपर भी, मतलब ये पी से पी को भी हेल्प दे रहा होता है। उसके बाद जी एक आखिरी फ्रेम है जी, वो है बी फ्रेम। बी फ्रेम क्या होता है? ये बाय डायरेक्टिव फ्रेम होता है। बाय डायरेक्टिव मीन्स बाय डायरेक्शन, ठीक है। मैं एक मिनट रुके, मैं इसको ज़रा साफ कर दूँ ताकि ये जो बी फ्रेम है ना आपका, ये है जी आपका बाय डायरेक्टिव, ठीक है जी, मतलब बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ये देखिए ऐसे अगर होगा ना आई बी और पी, तो ये ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं आप? यानी पी सिर्फ किसकी मदद लेगा? हमेशा आई की लेगा, बस। बी किसकी लेगा? बी इसकी भी लेगा और बी इसकी भी लेगा। ये इन दोनों की मदद से बी बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमेशा आई फ्रेम होगा, फिर पी फ्रेम बनेगा और फिर बी बनेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से फ्रेमिंग बन रही होती है, ये इंटरनली काम हो रहा होता है। और इन ये मतलब रेफरेंस फ्रेम्स की मदद भी लेता है और फ्यूचर फ्रेम की भी मदद ले रहा होता है, ठीक है। ये अगर आप बी फ्रेम को इंसर्ट करते हैं ना, तो ये लेटेंसी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे दोनों से बात करनी पड़ती है कि भाई मुझे अगर अपने आप को कंप्लीट करना है तो मुझे आगे भी बात करनी पड़ेगी, मुझे पीछे भी बात करनी पड़ेगी, तो ये लेटेंसी बढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी अपनी वीडियो फाइल को उठाते हो और आप उसके बाद उसको इनकोड कर देते हो, तो जब डिकोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हमेशा आई फ्रेम बनता है, फिर पी फ्रेम बनता है और फिर बी फ्रेम बनता है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आपने देखी यहाँ पे, आपने देखी होगी ग्रुप ऑफ वी, मतलब ये आ गया जी ग्रुप ऑफ वीडियो कह लें आप इसे, ठीक है। ग्रुप ऑफ वीडियो भी कह सकते हैं। अभी हम लोग ने इसको गॉप भी कह सकते हो आप, कि ये गॉप क्या होता है? ये गॉप जो है ना, ग्रुप ऑफ, ये जो है ना पिक्चर्स, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो। ये क्या चीज़ें होती है असल में? अब जो मैंने बताया था ना कि वो तमाम लोग जो फील्ड पे जाके सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अब तक ये सोच रहे होंगे यार इसका क्या काम है, हम लोग ने उधर जाके ये लेक्चर तो देना नहीं है। तो मैं अब आपको एक और बात बता दूं, जब आप उधर जाते हैं ना और जब आप देखते हैं ना कि आप सिंपल पता है कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपके सामने स्ट्रीम्स आएंगी, आप जेपैग यूज़ करना चाह रहे हो, आप एमपैग यूज़ करना चाह रहे हो, H.264 करना चाह रहे हो, H.264 सबसे लेटेस्ट है, वही यूज़ हो रही है। तो H.264 जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप इंटर फ्रेम की बात कर रहे हो। जब आप इंटर फ्रेम को सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर ये गॉप का एक ऑप्शन आता है, GOP, कि आप कितने ग्रुप ऑफ पिक्चर को सेलेक्ट कर रहे हो, एक वैल्यू देते हो लाइक 64, तो 64 ग्रुप ऑफ पिक्चर जो है ना सेलेक्ट करेगा। अब होगा क्या इसके सिलेक्शन से? क्या होगा, आप बेसिकली एक आई फ्रेम लेते हो, उसके बाद ग्रुप ऑफ पिक्चर की ना आप तादाद बताते हो, लाइक 64 मैंने बता दी, तो इसका मतलब ये होगा वो पहले वाला जो फ्रेम होगा वो आई फ्रेम होगा, उसके बाद 63 और ग्रुप ऑफ पिक्चर उसके बाद होंगे, उसके बाद आई फ्रेम दोबारा आएगा, ठीक है। तो हर ग्रुप ऑफ पिक्चर जो आप वैल्यू देते हो ना 64, तो उसके बाद मतलब आई फ्रेम उसके बाद आता है, उस वैल्यू के बाद। अगर मैंने 64 दे दी तो हर 64 के बाद आई फ्रेम आएगा। ये जो मैंने कहा था ना स्टॉप दबा के जब आप फॉरवर्ड करते हो तो वो ऐसे जंप मार रहा होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट हुई भी होती है, बाज़ दफ़ा आप सेट भी करते हो, ठीक है। कुछ सिनेरियो उसके अंदर जो है ना आप सेट भी करते हो, बल्कि ज़्यादातर सेट भी करते हो आप, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप लॉन्गर GOV बनाते हो ना, मतलब आप बड़ी वैल्यू रख दी GOV की, तो आपका बिट रेट जो होता है ना वो कम हो जाता है। अब लोगों के जहन में आ रहा होगा क्यों कम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर आप बिट GOP की वैल्यू अगर आप कम रखोगे, मतलब लाइक आपने 10 रख दी, हर 10 के बाद आई फ्रेम आ रहा होगा, और आई फ्रेम की बैंडविड्थ मैंने अभी भी आपको बताया था, आई फ्रेम का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो जितने कम आई फ्रेम होंगे उतनी कम आपकी बिट रेट होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ कंजेशन ऑन द नेटवर्क द वीडियो क्वालिटी में डिक्लाइन। सबको पता है कि अगर कंजेशन आ जाती है तो फिर वीडियो क्वालिटी भी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि जो है ना जी इंटर फ्रेम भी हो गया आप लोगों का, और GOV भी आप लोगों की समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जी कंप्रेशन फॉर्मेट के अंदर। ये VBR और CBR क्या है ये मैं भी आपको आखिर में बताऊंगा। लाइक ये वाली चीज़ अभी आप छोड़ दें, आप इसके बारे में परेशान ना हो, ठीक है।
तो इधर अभी आप लोगों को प्रोप्राइटरी समझ में आ गया, कोडर डिकोडर आ गया, इंटरफ्रेम, इमेज वीडियो कंप्रेशन, आईवीपी हो गया, जीओवी हो गया, लेटेंसी का जिक्र हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये एक पिक्चर थी, माजरत के साथ मुझे याद ही नहीं थी। ठीक है, मगर आप अभी देख लें। ये देखें, ये आई फ्रेम है, पहले वाला उसने पूरी पिक्चर खींची। ठीक है ना, इसकी भी आ गई, ये 3 जो वो जो ईटिंग बॉल्स थी उसकी भी आ गई। उसके बाद सेकंड में देखें, उसने देखा कि यार ये तो स्टैटिक है, उसके इमेज नहीं भेजा इसने, मगर ये कंटिन्यूसली ईटिंग बॉल्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो देखें, वो इसने भेज दी, ये पी फ्रेम बना है। अब देखें ये बी फ्रेम कैसे बना। 3 तो पिछले वाले से उसने उठा ली, 1 अगले वाले से। उसने कहा यार मज़ीद बॉल्स आएंगी, तो ये इसने ईट करनी है, तो ये बी फ्रेम बन गया। फिर जब ये बन गया, बी फ्रेम भी बन गया, अब उसके बाद ये आई फ्रेम दोबारा बन गया। देखें, इसने पूरा इसने इमेज ले ली। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। आगे चलते हैं जी, कंप्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन टेक्निक मैंने आपको बताया था 3 तरह की होती है, एम पैक होती है, जे पैक होती है, H.264 होती है। एम पैक के अंदर काफ़ी, उसके अंदर अब सीरीज़ आ गई, एम पैक 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 3 जो कि मेरे ख्याल 2 में मर्ज हो गई थी, तो एम पैक 1, 2, 4 आ गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद जे पैक आ गई, H.264 आ गई। सबसे पहले मैं एम जे पैक से शुरू करूँगा। जे पैक से बहुत आसान है, जे पैक में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको, जब आप इंटरनेट से कभी भी आप इमेज को, किसी भी इमेज को डाउनलोड कर रहे होते हो, तो आपने देखा होगा उसकी एक्सटेंशन होती है जे पैक। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में होता है, जे पैक में होता है। ये जो है ना, बेसिकली आप ये कह लें, ये होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जे पैक स्टैंड फॉर है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, आई थिंक। ठीक है, तो जे पैक क्या करता है कि एक इमेज जो होगा ना, वो जे पैक होगा। ठीक है, अब मैं मल्टीपल जे पैक इमेजेस को उठाऊं और आपस में मिला दूं, एक वीडियो स्ट्रीम की शक्ल दे दूं, वो चीज़ मेरी कहलाती है मोशन जे पैक, एम जे पैक। तो अगर कोई आपसे ये पूछे जे पैक क्या है और एम जे पैक क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो जे पैक एक इमेज का नाम है, और आप मल्टीपल जे पैक को जब आप एक स्ट्रीम के थ्रू चलाते हो, तो वो चीज़ आपकी एम जे पैक कहलाती है। ठीक है, तो जब आप 16 इमेजेस या 16 से ज़्यादा आप चलाते हो, तो फिर आपको एक वो वीडियो स्ट्रीम का लुक दे रही होती है, वो एक वीडियो स्ट्रीम की परसेप्शन दे रही होती है। ठीक है, फुल वीडियो जो होती है वो 25 या 30 FPS पे होती है, सबको पता है। ठीक है, एक एडवांटेज क्या है, जो है ना, एम जे पैक का एडवांटेज क्या है, उसका जो हर फ्रेम होगा ना, वो फुल्ली गारंटीड होगा, मतलब क्वालिटी वाइज। क्यों? क्योंकि बेचारा ना, उसने ना आगे मदद लेनी है, ना उसने पीछे किसी इमेज से लेनी। इंडिपेंडेंट इमेज है, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन वो उठा रहा है, उसको कंप्रेस भी करेगा, एक सर्टेन लेवल तक करेगा, उसके बाद उसने करना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो है ना वीडियो क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। और वैसे भी जो सबसे ज़्यादा जो बैंडविड्थ होती है ना, वो आपकी जे पैक की होती है, जे पैक इमेजेस की होती है। ठीक है जी। तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपकी कंप्रेशन अगर आप जैसे जैसे कंप्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप ये समझ लें कि आपका जो फाइल साइज़ है वो रिड्यूस तो होगा, मगर उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, मोशन जे पैक जो है ना, एक और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि हाँ, ये अनलाइसेंस स्टैंडर्ड है, इसकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब ब्रॉड कंपैटिबिलिटी है इसकी। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि ये अनलाइसेंस्ड है। ठीक है, कोई लाइसेंस वाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बस यूज़ करो, लगाओ, चलाओ इसको। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है ना, डिसएडवांटेज इसका ये है कि भाई, ये जब इमेज को उठाता है ना, तो ये इतना ज़्यादा उस इमेज को कंप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, ये एक इमेज को उठाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, दूसरे इमेज को उठाएगा, दूसरा कंप्रेस करेगा, तीसरे इमेज को उठाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। तो इसलिए जो है ना, ये ओवरऑल इतना ज़्यादा कंप्रेशन रेशो इसका ना बहुत कम होता है, बहुत ही कम इसका कंप्रेशन रेशो होगा। ठीक है, मगर जो ये डिलीवर कर रहा होता है ना, वो क्वालिटी इमेजेस कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई जी, एम पैग। एम पैग क्या है, ये मोशन पिक्चर, मेरे ख्याल है एक्सपर्ट ग्रुप है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो हाँ, मोशन पिक्चर नहीं है, सॉरी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है, आई थिंक। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो है ना, ये लाइसेंस्ड होता है। ठीक है, यूज़र को लाइसेंस की फ़ीस पे करनी पड़ती है, पर मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, कि उसकी कितने उसके मॉनिटरिंग स्टेशन है, उस हिसाब से, मतलब बस ये सिंपली लाइसेंस्ड होता है। ठीक है, अब मगर
ये भी मैं बता दूं कि जो है ना H.264 जब आया तो इसने इसको भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एम पैक ने, एम पैक के ऊपर भी एम पैक 2 है, एक एम पैक 4 है, एम पैक 1, तो इस तरीके से ये भी आए हैं, ठीक है ना। मगर कुछ इसमें बेस लाइन का भी कॉन्सेप्ट आता है, लाइक इसके अंदर एक सिंपल बेस लाइन होती थी और एक होती थी एडवांस बेस लाइन। एम पैक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल के अंदर कुछ नहीं होता था, जितनी भी लो बिट रेट्स की चीज़ें होती थी ना, जिनके भी बिट रेट कम होंगे ना, जिनके डाटा रेट कम होंगे ना, वो सिंपल बेस लाइन वाले है ना उसको मतलब कैटर करेंगे, ठीक है। एम पैक जो एडवांस थी, वो जितने हाई डाटा रेट वाली चीज़ें होंगी वो जो है ना वो एडवांस जो है ना बेस लाइन जो थी उसकी वो कैटर करती है। इतनी ज़्यादा इस डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बस मैं इतना बता दूँ, एम पैक 1 जब शुरू में आई थी तो वो CDs के लिए थी, वो 1.5 मेरा ख्याल है GBps जो है ना वो डील करती थी, बस उससे ज़्यादा नहीं करती थी। उसका डाटा रेट और उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत कम थी, सिर्फ रेजोल्यूशन वो यूज़ करती थी CIF, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना जब 2 आ गई, मतलब एम पैक 2 आया, 3 आया, तो 3 वाला 2 में ही मर्ज हो गया। उसने क्या काम किया, वो 720 पे आ गई, 720x240 मतलब लाइक VGA पे वो आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से और फिर उसने उसमें HD TV भी आया और उसमें इस तरह से बढ़ते गए। मगर जब एम पैक 4 आया तो स्पेशली असल में ये सारी कंप्रेशन टेक्निक्स निकली क्यों? इसका रीज़न ये है कि कंप्रेशन जो है ना, जब ऑडियो के लिए की जाए तो उसकी अलग डिमांड्स थी, जब आपकी मूवीज़ के लिए की जाए तो उसकी अलग डिमांड थी, ठीक है ना। जब सर्वेलियंस के लिए की जाए तो उसकी अलग डिमांड थी, ठीक है। जब मॉनिटरिंग के लिए की जाए तो उसकी अलग डिमांड थी। तो इसलिए मुख्तलिफ कंप्रेशन टेक्निक्स मुख्तलिफ रीजंस के लिए निकाली गई। ये जो 3 है CCTV के लिए इसलिए डेडिकेट कर दी गई कि ये यूज़ हो सकती हैं कहीं भी, मगर ये डेडिकेटेडली CCTV में यही 3 यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वेलियंस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। H.264 के अंदर क्या है, एम पैक 4 पार्ट 10 को हम लोग H.264 भी कहते हैं, एम पैक 4 की ही सीरीज़ है, ठीक है। अच्छा ये भी मैं बता दूं, जो एम पैक 1 था आपका, हम उसको H.261 कहते थे। जो एम पैक 2 थी तो H.263, फिर 262, फिर 263, फिर अच्छा 263 प्लस भी आई और प्लस प्लस भी आई। वो सारी यही सब चीज़ें कि बस उसके अंदर कुछ नहीं था कि कोई इतने जो है ना VGA को सपोर्ट कर रहा था, कोई कोई जो है ना उसको डाटा रेट को, हाई डाटा रेट को सपोर्ट करने लगा था। मगर कंप्रेशन अलग अलग अंदाज में अलग अलग चीज़ों, वो कुछ CDs के लिए कर रही थी, वो DVDs के लिए कर रही थी, ठीक है ना। जो आपकी एम पैक 2 थी वो DVDs के लिए यूज़ होती थी, जो एम पैक 1 थी वो आपकी CDs के लिए यूज़ होती थी। मतलब इस तरह से डिफरेंट पर्पजेज़ से कोई इतना खास नहीं था। H.264 भाई आया, उसने तहलका मचा दिया मार्केट में। उसने सिंपली कोई आओ देखा ना था जो जे पैक के मुकाबले में, मतलब आप ये देख लें कि इसके मुकाबले में इसने 80% रिडक्शन दे दी। मतलब अगर मेरे पास एक फ़ाइल 100 MB की है, ठीक है, जो मुझे इस पे मिल रही है जे पैक पे, वो मुझे इस पे कितने की मिलेगी, 20 MB की मिलेगी बस, ठीक है। और एम पैक के मुकाबले में उसने कितनी रिडक्शन दी मुझे, अप्रॉक्सीमेट 50%। लाइक अगर मेरे पास 50 MB की एक फ़ाइल थी, तो अगर मेरे पास एम पैक में 100 MB की फ़ाइल आ रही थी, तो फिर मेरे पास H.264 में कितनी आएगी, जस्ट ओनली 50 MB आएगी बस मेरे पास, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये एम पैक के फ़ाइल साइज़ देखें, उसके बाद ये देखें 10 एम पैक 4 और ये 5%, समझ रहे हैं आप। तो ये है सीन। H.264 सिंपली जो है ना उसने क्या काम किया, उसने मेगापिक्सल कैमराज और HD TV कैमराज में जो है ना हाईली एफिशिएंट कंप्रेशन टेक्नोलॉजी उसने बहुत ही, मतलब आप ये कह लें कि जो है ना IP कैमराज वगैरह में उसने बहुत ही सिग्निफिकेंटली उसने लार्ज फाइल साइजेस को रिड्यूस कर दिया। और सरप्लसली उसने वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस किया, गिरने तो दूर की बात, मेंटेन भी दूर की बात, उसने इन्हेंस कर दिया, ठीक है। उसने नेटवर्क की बैंडविड्थ को बचा लिया, स्टोरेज की कॉस्ट को बचा लिया। हाई परफॉर्मेंस जो है ना नेटवर्क कैमराज और मॉनिटरिंग स्टेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो है ना ये चूँकि प्रोसेसिंग बहुत हाई इंटेंसिव प्रोसेसिंग इसको रिक्वायर्ड होती है, तो लिहाजा हम जब भी वर्क स्टेशन वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत ही हाई वैल्यूड कर रहे होते हैं, हाई प्रोसेसिंग वाले कर रहे होते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि H.264 होता है ना, वो मैंने अभी बताया ना कि देखें ये एक मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक ये रखा हुआ है बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। अब बंदा मैं कैसे बनाऊँ? चलें ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, बेचारा पता नहीं कौन सा बंदा है ये, ठीक है। ये एक बंदा है और यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक उसके शूज़ पड़े हुए हैं, लाइक उसके टी शर्ट्स हैं, उसकी कुछ स्टॉक्स हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अब H.264 क्या करता है, वो ये देखेगा कि इस तमाम इमेज में से किसकी मूवमेंट है, देखेगा ये बंदा ही मूव हो रहा है, सामान उठा उठा के रख रहा है, तो सिर्फ वो इसकी मूवमेंट वाले इमेजेस को, उस मूवमेंट वाले हिस्से को उठा के आगे फॉरवर्ड करेगा। लाइक अगला इमेज में वो सिर्फ अभी ऐसे ऐसे है ना उसके हैंड, तो फिर ऐसे और ऐसे, जैसे उसने जो है ना मूवमेंट की हाथ के ऊपर ऊपर, तो ये सेव मूवमेंट जाएगी बस, बाकी सारी पिक्चर ऐसी वो पिछले वाले में ऐसी सेव रहेगी, ठीक है। कुछ नहीं भेजेगा, सिर्फ आगे जो मूवमेंट हो रही होती है उसको भेजता है। तो खुद सोच लें कि अगर कॉम्प्लेक्स सीन होगा, ठीक है, तो उसमें उसकी बिट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर अगर एक मिसाल के तौर पे एक रूम है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं मगर सिर्फ एक ही बंदा मूव हो रहा है, तो खुद सोच लें कि जो है ना JPEG में के अंदर उसका क्या बिट रेट होगा और H.264 में कितना सा होगा, क्योंकि वो बंदा ही मूव हो रहा है, तो अगली नेक्स्ट जो P फ्रेम जाएगा ना वो सिर्फ उस बंदे का जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक चीज़ भी डिस्कस करूँगा, वो चीज़ थी आपसे VBR और CBR, ठीक है। VBR और CBR क्या होता है? VBR कहते हैं जी वेरिएबल बिट रेट को, और CBR कहते हैं जी कांस्टेंट बिट रेट को। सिंपल मैं आपको ये बता दूं, जब कभी भी आपको, पहले मैं सोच रहा हूँ VBR बताऊँ या CBR बताऊँ, चलें VBR है पहले लिखा हो तो VBR से शुरू करते हैं। वेरिएबल बिट रेट, जब कभी भी आपको क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और आपको अपनी बैंडविड्थ की भी फिक्र ना करनी पड़े, लाइक आपको ये पता हो यार मुझे क्वालिटी हर हाल में अच्छी चाहिए भले कुछ भी हो जाए, तब आप वेरिएबल बिट रेट यूज़ करते हो। वेरिएबल बिट रेट बेसिकली ये क्या करता है, ये बिट रेट को वेरी कर रहा होता है। अगर सीन की कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो बिट रेट कम हो जाएगा, खुद ही कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, लाइक कॉम्प्लेक्स हो गई, 30-40 लोग एक साथ कमरे में आ गए, बहुत सारी चीज़ें ले आए, तो क्या होगा, सीन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से बिट रेट भी बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल बिट रेट क्या करता है, वो शूट कर जाएगा एकदम, मगर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई मोशन नहीं है, कमरा एक खाली कमरा है, बिट रेट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त सर्विलेंस एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होती है जिस वक्त आपको हाई क्वालिटी इमेज चाहिए हो, सही है ना। लाइक जब आपको कोई मतलब कोई मोशन वगैरह हो रहा हो ना सीन के अंदर, तब बिट रेट वेरी हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बड़ी हाई थ्रूपुट्स भी रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कांस्टेंट बिट रेट के अंदर क्या होता है, जब कभी भी आपके पास बैंडविड्थ की लिमिटेशन हो, आपने कहा नहीं यार खैर है बस एक हद तक क्वालिटी चाहिए, उसके बाद मुझे क्वालिटी नहीं चाहिए, तब क्या होगा कि जो है ना आप CBR को कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। CBR में क्या होता है, एक लिमिट सेट हो जाती है, अब सीन की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी चाहे बढ़ जाए वो उससे ज़्यादा एक्सीड ही नहीं करेगी, उससे ज़्यादा वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर एक रेंज मैंने सेट कर दी 2 से 5 MB, बस 5 MB से ऊपर जाएगा, वैसे 2-3 पे रहेगा। अगर सीन की कॉम्प्लेक्सिटी 8 MB की थी तो बस 5 तक लेके जाएगा, 3 MB का इमेज को वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो CBR ये होता है, ये कहलाता है कांस्टेंट बिट रेट, ठीक है। और ये यूज़र जो है ना पहले से प्री डिफाइंड कर देता है, पहले से बता देता है। इसका बस मैंने बताया डिसएडवांटेज यही है कि जो है ना कि अगर बिट रेट हायर होना चाहिए था टारगेट रेट से, तो रिस्ट्रिक्शन हुई होती है, उसके ऊपर पाबंदी होती है, ठीक है। ठीक है जी। और ये जी हो गया जी VBR और CBR। ये अक्सर जब आप कभी भी स्टोरेज कैलकुलेशन वगैरह आप कर रहे होते हो ना, तो उसके अंदर आप VBR और CBR रखते हो। अगर आपको कहीं पे स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस चाहिए होती है तो फिर आप अक्सर आप किसी भी वेंडर की साइट पे वेबसाइट पे चले जाएं, लाइक आप HD विजन है, आप उसमें चले जाएं, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और आप देखें कि जो है ना, मेरे ख्याल है अभी उसकी कंस्ट्रक्ट हो रही है वेबसाइट, आप किसी और उस पर भी जाके आप चेक कर लें, उनका ऑनलाइन स्टोरेज कैलकुलेटर होता है, आप उस पर जाके जब चेक करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो है ना उसके अंदर VBR और CBR का भी कॉन्सेप्ट होगा। CBR रखेंगे, क्वालिटी बिल्कुल मतलब
बैंडविड्थ लिमिटाइज होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मगर अगर आप VBR रखेंगे नो इशू, ठीक है। तो कंप्रेशन टेक्निक भी देख ली। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक दो चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर ली हैं, ठीक है जी। MJPEG और JPEG आपको दोनों को पता चल गया, मोशन में क्या होता था और इसमें क्या होता था। ये देख ले जी, ये बेचारा क्या कर रहा होता था कि हर दफ़ा जो है ना एक एक इमेज को उठाता है और भेज रहा होता है। हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं है, बिला वजह की फजूल बैंडविड्थ जा रही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर रॉबस्टनेस होती है। इसके अंदर एक और भी एडवांटेज पता है क्या होता है, अगर कभी भी कोई भी जो है ना, अगर आपके वीडियो सीक्वेंस में से कोई भी फ्रेम ड्रॉप हो जाता है ना, तो वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर अगर आपका ये MPEG-4 भाई साहब में से कोई गिर जाए ना, तो वो जी मसले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ अब वो वापस कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा कि मेरा जो फ्रेम ड्रॉप हुआ है उसमें से उस वो कितनी पिक्चर की कॉम्बिनेशन से बना था, कितनी अमाउंट का डाटा उसके अंदर मौजूद था, और वो आखिर कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन थी जो उसके अंदर मौजूद थी, उसके बाद क्या बना, ठीक है। तो वो दोबारा वो कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा और फिर भेजेगा, ठीक है। H.264 आ गए जी, उसकी प्रोस एंड कॉन्स है, कोई मसला नहीं है जी। लोअर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। मेंटेन कांस्टेंट बिट रेट, सिंक होता है ऑडियो वीडियो, इंटर फ्रेम कंप्रेशन है, बैंडविड्थ ड्रॉप हो जाती है, वीडियो क्वालिटी ड्रॉप हो तो जाहिर सी बात है बैंडविड्थ तो ड्रॉप होगी। ये एक इमेज है, आप ये भी देख लेंगे। देखिए MPEG-4 पे 1.2 Mbps का कनेक्शन एक इसने यूज़ किया, बिट रेट इसने 1.2 Mbps का, रेजोल्यूशन वही है सेम, 544x369 368 दोनों की सेम है। ये देखें जी, इसमें ब्लरनेस कितनी है, और ये देखें H.264 कितना एफिशिएंट है, ठीक है। इस चीज़ को H.264 को हम लोग AVC भी कहते हैं, AVC एडवांस वीडियो कोडिंग, ठीक है। तो AVC क्या हो गई, ये मैं लिख भी देता हूँ, एडवांस, मेरा ख्याल है वीडियो कोडिंग कहलाता है, एडवांस वीडियो कोडिंग, ठीक है जी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि H.264 कितना एफिशिएंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने एक जिक्र किया H.265 का, ये न्यू टेक्नोलॉजी बिल्कुल रीसेंट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि हो गई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई है, मगर इसको कहते हैं HEVC, हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग, ठीक है। इसको AVC कहते थे एडवांस, इसको हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो फाइल साइज इसमें सब्जेक्टिवली H.264 के मुकाबले में भी हाफ हो जाता है। गो के अभी तक ये र्यूमर्स है मार्केट में, मगर ये कि मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है, एक दो एक्सेस के ट्रेनर्स थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि H.264 के मुकाबले में कोई 50% ही वो रिड्यूस कर दे, मगर बहरहाल कोशिश की जा रही है कि H.265 जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई जाए। मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, कुछ लोगों ने र्यूमर्स निकाल दिए कि H.265 वो अपनी कंप्रेशन टेक्निक को मार्केट में चला, लेकिन उन्होंने H.265 जो है ना नाम दे दिया, ठीक है। तो इसके बारे में अभी नहीं है, मगर ये कि इन्वेंशन मींस आप ये कह लें कि स्टेप लिया जा चुका है H.264 को से भी आगे बढ़ने का, ठीक है। ये थी जी टॉपिक्स डाटा कंप्रेशन। अब मैं आपको बता दूं, डाटा कंप्रेशन समझ में आ गया, कंप्रेशन टेक्निक आ गई आपको, लॉसलेस समझ में आ गया, लॉजी आ गया। ऑडियो हमारे सिलेबस में नहीं थी, मतलब ऑडियो ना हमारे कभी आती है काम, फिर भी आगे जाके किसी लेक्चर के अंदर मैं एक छोटा सा हिस्सा डाल के उसको भी कवर करवा दूंगा। वीडियो आ गई, MPEG, JPEG, लॉसलेस वर्सेस लॉसेस और एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेशन, तो आप लोगों को पता ही था, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के कुछ सवाल हैं, हाँ यहाँ पे मैं आपके 5 मिनट और लेना चाहूँगा। देखें जी, कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा, मतलब ये समझ लें मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना मतलब आके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, मगर ऐसा नहीं होता कि मैं देखता भी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं देखता हूँ जाके। मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है, वो वही सवालात के वो जवाबात चाह रहे होते हैं, आप लोग वही सवालात पूछते हैं जो पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुका हूँ। लेंसेज से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कोई भी सवाल है आप लेक्चर नंबर 2-3 में जाएँ, आप जो है ना जाके देखें, फिर आप लोगों को जो है ना उसके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लिखिए, आप फेसबुक वगैरह पे लिखिए। अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं इसी तरह से लेक्चर के दौरान ही उसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।